Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back, students. In the last lecture, we have seen the combinational logic design devices. We see multiplexers, demultiplexers, encoders, decoders, and other related devices. That devices didn't require any clock signal or they were not sequential. But in today's lecture, we will start chapter 5 that is based on sequential circuits. The digital circuits considered thus far have been combinational. Their output depends only immediately on their inputs. They have no memory elements. They dependence on the past values of their inputs. However, sequential circuits act as a storage element and have memory. They can store, retain, and then retrieve information when needed at a later time. So here is a block diagram of combinational circuit. We can see inputs and outputs, and in output there is a memory element that serves as a feedback again to the combinational circuit. Consists of a combinational circuit to which storage elements are connected to form a feedback path. The binary information stored in these elements at any given time define the state of the sequential circuit at that time. A sequential circuit is specified by a time sequence of inputs, outputs, and internal states. There are two main types, asynchronous and asynchronous sequential circuit. A synchronous circuit is a system whose behavior can be defined from the knowledge of its signals at discrete instant of time. And an asynchronous sequential circuits depend upon the input signal at any instant of time and the order in which the input changes. The asynchronous sequential is not included in our course, so we will not go in detail of the asynchronous sequential circuits. However, we look into detail of the synchronous sequential circuits. We will define their behavior, how we can design them, and what are the main devices of synchronous sequential circuits. आज लेक्चर 22 है, ठीक है. इस लेक्चर से पहले आपने जितनी भी डिवाइसेस पढ़ी थी वो कॉम्बिनेशनल लॉजिक डिजाइन के ऊपर बेस कर रही थी. अब कॉम्बिनेशनल लॉजिक डिजाइन में कभी भी हमने मेमोरी एलिमेंट या क्लॉक को डिस्कस नहीं किया. हमने जो कॉम्बिनेशनल लॉजिक डिजाइन में डिवाइसेस देखी थी उनमें जो मेन डिवाइसेस हमने देखी थी वो डिकोडर्स, इनकोडर्स, मल्टीप्लेक्सर्स और डीमल्टीप्लेक्सर्स थे. हमने इनका डिज़ाइन प्रोसीजर सीखा कि हम इनको कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं. हमने इनकी एप्लीकेशंस देखी कि ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, और साथ ही साथ हम लोगों ने देखा कि हम इन डिवाइसेस को कैसे कैस्केडेडली कनेक्ट करके ज़्यादा बिट्स के लिए इन डिवाइसेस को हम बना सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं. आज जो हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो चैप्टर 5, वो चैप्टर सीक्वेंशियल सर्किट्स के ऊपर बेस कर रहा है. इस चैप्टर में हम सीक्वेंशियल सर्किट्स को देखेंगे. अब सीक्वेंशियल सर्किट्स के अंदर हमारे पास स्टोरेज एलिमेंट या मेमोरी एलिमेंट होता है जो कि उसकी वैल्यू को स्टोर करता है, करंट वैल्यू को स्टोर करता है. और अब जो सिस्टम की आउटपुट डिपेंड करती है वो इस स्टोरेज एलिमेंट के स्टेट के ऊपर और जो आपकी इनपुट्स हैं उन दोनों के ऊपर डिपेंड कर रही होती है. ये एक ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है. ब्लॉक डायग्राम में आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक मेमोरी एलिमेंट है जिससे एक फीडबैक पाथ कॉम्बिनेशनल सर्किट की तरफ आ रहा है, और इस सर्किट को सारा जो इनपुट है उसके आउटपुट से जो स्टोरेज है, ठीक है, जो प्रीवियस स्टेट है वो हम स्टोर कर रहे हैं मेमोरी एलिमेंट के अंदर, और मेमोरी एलिमेंट की वो जो स्टोर्ड वैल्यू है वो एज एन इनपुट के ऊपर इनपुट जा रही है.
ठीक है, अब जो आउटपुट डिपेंड करेगी वो इस मेमोरी एलिमेंट और इस कॉम्बिनेशनल सर्किट की इनपुट दोनों पे कर रही होगी। जो इंफॉर्मेशन इस मेमोरी एलिमेंट में स्टोर हुई होती है वो इस सीक्वेंशियल सर्किट की स्टेट बता रही होती है कि किस स्टेट में है। हमारे पास दो मेन टाइप्स हैं सीक्वेंशियल सर्किट्स की, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। अब सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स होता है वो डिस्क्रीट इंटरवल के ऊपर उसका बिहेवियर डिफाइंड होता है। अब डिस्क्रीट इंटरवल इस तरह के होते हैं कि मेरे पास डिस्क्रीट इंटरवल है 1 2 3 4, ये डिस्क्रीट इंटरवल है। अगर मैं देखूंगा 0.1 0.5 0.005 0.002 0.001 फिर 0.00 अप टू 9 और अब ये एसिंक्रोनस है। इनका जो रिस्पांस सर्किट का चेंज होगा या वो इस टाइम इंटरवल के ऊपर होगा या इसके ऊपर होगा या इसके ऊपर या इसके ऊपर। तो इस तरह के सर्किट को आप सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट कहते हो। इसकी क्लॉक इस तरह से आपके पास आ रही होती है, ठीक है। जबकि एसिंक्रोनस में क्लॉक की डिस्क्रीट इंटरवल नहीं, किसी भी इंटरवल के ऊपर चेंज हो जाता है, ठीक है। इसका रिस्पांस किसी भी इंटरवल के ऊपर आ सकता है, इसके लिए डिस्क्रीट वैल्यू होने की जरूरत नहीं है। अब डिस्क्रीट क्या, 1 2 3 4 ये डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, ठीक है। इन इंटरवल के ऊपर इसका रिस्पांस आएगा। एसिंक्रोनस जो है वो हमारे स्कोप में नहीं है, कोर्स के स्कोप में नहीं है। हमारा जो ज़्यादा ध्यान जाएगा वो सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स की तरफ ही रहेगा। हम इन्हीं की सिंक्रोनस डिवाइसेस को ही ज़्यादातर डिस्कस करेंगे। Asynchronous sequential circuits employs the signal that affect the storage element at only discrete instant of time. Synchronization is achieved by timing device called a clock generator, which provide a clock signal having the form of a periodic train of clock pulses. अच्छा, हम लोगों के पास जो सिंक्रोनस है वो डिस्क्रीट इंटरवल के ऊपर ही ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है। अब जो डिस्क्रीट इंटरवल के लिए क्लॉक चाहिए होती है, टाइमिंग सिग्नल चाहिए होता है, वो एक क्लॉक जनरेटर की मदद से हम बना रहे होते हैं। और ये जो क्लॉक जनरेटर है ये आपको पीरियोडिक पल्सेस प्रोवाइड करता है। पीरियोडिक पल्सेस ये कि रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम होता है। ये नहीं है कि एक पल्स आपकी 1 से 2 सेकंड है, दूसरी जो है वो 2 से 2.5 की होगी। एक 1 से 2 सेकंड की है, दूसरी 2 से 3 की होगी, 3 से फिर 4 की होगी। इस तरह से ये जाएंगी, ठीक है। तो ये पीरियोडिक पल्सेस इसको कहते हैं। और सिंक्रोनाइजेशन किस चीज़ को कहते हैं कि सिंक्रोनाइजेशन के आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं सर्किट के अंदर, जिसमें एलिमेंट जिस तरह ये कोई 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है, ये सारे एक कॉमन क्लॉक से कनेक्टेड हैं। जब इस क्लॉक की इंटरवल पर एक पल्स आएगी तो ये भी आउटपुट जनरेट करेगा, ये भी आउटपुट जनरेट करेगा, ये भी आउटपुट जनरेट करेगा, एक साथ करेगा, सिंक होंगे आपस में। ये नहीं है कि ये पहले जनरेट करेगा फिर ये बाद में और फिर ये उससे पहले करेगा। ये आउट ऑफ सिंक नहीं होते, ये सिंक होते हैं। ये जो सिंक्रोनाइजेशन होती है ये भी आपको ये क्लॉक सिग्नल के थ्रू ही मिल रही होती है। The clock pulses are distributed throughout the system in such a way that the storage elements are affected only with the interval of each pulses. हमारे पास जो सिस्टम के क्लॉक पल्सेस हैं वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती हैं सिस्टम के कंपोनेंट्स के अंदर कि हमारे पास जो है वो डिस्क्रीट अराइवल के ऊपर ही आपके पास स्टोरेज एलिमेंट इफेक्ट हो रहा होता है, इसके अलावा नहीं होता। डिस्क्रीट ये कि 1 से 2 2 से 3 इस तरह से है। ये नहीं है कि 1 से 2 के बीच में कोई सिस्टम खुद से अगर चेंजेस ला रहा है तो वो अलाउड नहीं होती है, ठीक है। अब फ्लिप फ्लॉप्स हमारे पास एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल के एक एग्जांपल एप्लीकेशन है। फ्लिप फ्लॉप्स बेसिकली मेमोरी एलिमेंट्स होते हैं जो क्लॉक पल्सेस के ऊपर चल रहे होते हैं। इन फ्लिप फ्लॉप्स की डिटेल हम इंशाल्लाह आने वाले कुछ लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ेंगे कि इनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं और ये कैसे काम करते हैं। ये क्लॉक ट्रांजिशन के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। अब इसकी एज अ मेमोरी एलिमेंट जो इसमें वैल्यू स्टोर हुई है वो कॉम्बिनेशनल लॉजिक के साथ
फीडबैक पे जा रही है, और ये कम्बिनेशनल लॉजिक प्लस मेमोरी एलिमेंट मिल के एक पूरा सर्किट बना रहे होते हैं। इस सर्किट को हम सीक्वेंशियल सर्किट कहते हैं, और ये क्योंकि सिंक्रोनस चल रहा है, क्लॉक पल्सेस के ऊपर आता है, तो ये सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट है। अब क्लॉक पल्सेस इस तरह की होती हैं, ठीक है, ये जिस तरह ये लो से हाई हो रही है, एक डिस्क्रीट इंटरवल के बाद दोबारा हाई से लो होगी, फिर एक इंटरवल डिस्क्रीट इंटरवल के लिए ये लो है, फिर ये हाई हो रही है, फिर कॉन्स्टेंटली एक इंटरवल में हाई रहेगी, फिर लो होगी। इस तरह ये पीरियोडिक पल्सेस आपके पास इस तरह की इस शेप में होती हैं। सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स that use clock pulses to control storage elements are called clocked sequential circuits and are the type of most frequently encountered in practice. They are called synchronous circuits because the activity within the circuit and the resulting updating of stored values is synchronized to the occurrences of clock pulses. अच्छा, अब इस तरह के सर्किट को हम क्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट कहते हैं, ठीक है, क्योंकि आप एक क्लॉक को यूज कर रहे हैं जो कि हर इस रेगुलर इंटरवल पे ये डिफाइन कर रही है कि जब ये 0 से 1 हो रही है, 1 के ऊपर आपका सिस्टम प्रोसेसिंग स्टार्ट करेगा, ठीक है, और जब तक ये 1 रहेगी सिस्टम की प्रोसेसिंग तब तक होती रहेगी, और जब ये 1 से 0 होगी तो इस स्टेट पे आके आपके पास सिस्टम के रिजल्ट सेव हो जाने चाहिए। दोबारा जब अप होगी, दोबारा फिर जब अप होगी तो अब नेक्स्ट इनपुट के लिए सिस्टम प्रोसेस काम शुरू कर देगा, ठीक है। इस पूरे इंटरवल के अंदर आपके पास एक क्लॉक साइकिल, इसको हम कहते हैं, एक क्लॉक साइकिल के अंदर आपके पास इनपुट्स रीड करके उनको प्रोसेस करके जो आउटपुट जनरेट होती है वो इस एक क्लॉक साइकिल के अंदर कंप्लीट होती है, ठीक है। अब फ्लिप फ्लॉप्स के ऊपर बात करें तो फ्लिप फ्लॉप्स स्टोरेज एलिमेंट होते हैं, ठीक है, स्टोरेज मेमोरी एलिमेंट होते हैं यूज्ड इन क्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट्स। A flip-flop is a binary storage device capable of storing one bit of information in stable state. The output of flip-flop is either 0 or 1, and a sequential circuit may use many flip-flops to store as many bits as necessary. तो flip-flops की अगर हम बात करें तो अभी हम जस्ट इसका एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि फ्लिप फ्लॉप होते क्या, बाद में इसकी बहुत इन डेप्थ हम पढ़ेंगे। ये एक समझ लें कि आपके पास स्टोरेज एलिमेंट है, मेमोरी एलिमेंट है जो एक बिट इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है, ठीक है। इसकी आउटपुट या 0 होगी या 1 होगी। नॉर्मली फ्लिप फ्लॉप की 2 आउटपुट्स होती हैं, एक क्यू और एक कॉम्प्लीमेंटेड क्यू बार। तो इन दोनों आउटपुट्स को हम डिस्कस करेंगे, इसकी टाइप्स के साथ इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। और सीक्वेंशियल सर्किट के अंदर आपने अगर ज़्यादा बिट्स को स्टोर करना है तो आप ज़्यादा फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है। द न्यू वैल्यू इज स्टोर्ड एंड द फ्लिप फ्लॉप इज अपडेटेड व्हेन अ पल्स क्लॉक सिग्नल अकर, ठीक है। जब एक क्लॉक का सिग्नल आएगा तो आपके पास फ्लिप फ्लॉप के अंदर अपडेशन होगी, मींस पुरानी वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी न्यू वैल्यू से। Prior to the occurrences of clock pulses, the combinational logic forming the next value of flip-flop must have reached a stable value. मतलब ये है कि एक नया क्लॉक सिग्नल आने से पहले फ्लिप फ्लॉप के अंदर आपके पास जो स्टोरिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये नहीं है कि इनवैलिड वैल्यूज़ के ऊपर आप अभी आपके पास वैल्यू स्टोर हुई ना हो और आप ऊपर से आपके पास नेक्स्ट क्लॉक सिग्नल आ जाए, ठीक है। तो हम लोगों को क्लॉक की फ्रीक्वेंसी सेट करते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि हमारे पास इतना टाइम होना चाहिए कि जिसमें आपके पास वैल्यूज़ जो हैं वो फ्लिप फ्लॉप के अंदर स्टोर हो जाए। Propagation delays plays an important role in determining the minimum interval between clock pulses that will allow the circuit to operate correctly. वही बात है कि जो propagation delay आती है हर एक कंपोनेंट की, उसको देखते हुए हम लोग ये क्लॉक फ्रीक्वेंसी डिफाइन करते हैं। The transition from one state
to the next occur only predetermined interval dictated by the clock pulses. जो ट्रांजिशन होती है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, मींस प्रीवियस स्टेट से नेक्स्ट स्टेट में जाने के लिए, वो क्लॉक के पहले से डिटरमिन्ड इंटरवल्स होते हैं, सिर्फ उनके ऊपर हो रही होती है, ठीक है। या वो पॉजिटिव इंटरवल होगा या वो नेगेटिव एज ट्रिगर्ड होगा या पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड होगा, ठीक है। इसकी डिटेल हम फ्लिप फ्लॉप्स की बाद में डिटेल देखेंगे। अभी हम जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए आ रहे हैं कि फ्लिप फ्लॉप्स होते क्या है। एक मेमोरी एलिमेंट है जो एक बिट की इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, क्लॉक सिग्नल के ऊपर चलता है। क्लॉक का सिग्नल जो होता है वो किस तरह का होना चाहिए, प्रोपिगेशन डिलेज को अकोमोडेट कर रहा हो, ठीक है। लैचेस जो बहुत सबसे बेसिक मेमोरी एलिमेंट है वो लैचेस का है, और आज की जो मेन फोकस है लेक्चर का वो इन लैचेस के ऊपर है, ठीक है। हम लैचेस के ऊपर फ्लिप फ्लॉप से पहले लैचेस को डिस्कस करेंगे, इसकी डिटेल देखेंगे, फिर लैचेस से हम फ्लिप फ्लॉप की तरफ आएंगे। लैचेस बहुत बेसिक लेवल है, इससे अबव लेवल जो है वो फ्लिप फ्लॉप का है। अच्छा, अब अ स्टोरेज एलिमेंट इन डिजिटल सर्किट कैन मेंटेन अ बाइनरी स्टेट indefinitely as long as power is delivered to the circuit until directed by an input signal to switch the state। अब जो स्टोरेज एलिमेंट है, ठीक है, वो अब एक उसके अंदर ने एक वैल्यू स्टोर की है, वो तब तक उस वैल्यू को स्टोर रखेगा जब तक उसको पावर प्रोवाइड होती रहेगी, ठीक है। जब तक पावर प्रोवाइड हो रही है वो वैल्यू उसमें स्टोर रहेगी। या वो वैल्यू कब चेंज होगी, या तो आप पावर को ऑफ कर दो, ठीक है, खत्म हो जाएगी, क्लियर हो जाएगा सर्किट में, क्लियर हो जाएगा, उसकी स्टेट्स क्लियर हो जाएंगी, या फिर उसकी इनपुट चेंज करें तो वो स्विच करेगा नेक्स्ट स्टेट के ऊपर। Storage element that operates with signal level rather than signal transition are referred to as latches. These controlled by a clock transition. Those controlled by a clock transitions are flip flop. ठीक है, हम सिग्नल ट्रांजिशन के ऊपर चेंज करने के बजाय हम सिग्नल के लेवल के ऊपर अगर चेंजेस लेके आए तो ऐसी डिवाइसेस को, ऐसे स्टोरेज एलिमेंट्स को आप लैचेस कहते हैं, ठीक है। रादर जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं वो आपके पास सिग्नल ट्रांजिशन, वो क्लॉक के सिग्नल के ट्रांजिशन के ऊपर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। ये सिग्नल के ट्रांजिशन के ऊपर काम नहीं कर रहे होते, ये सिग्नल के लेवल के ऊपर काम कर रहे होते हैं लैचेस जो है। Latches are said to be level sensitive devices, flip flop are edge sensitive devices। इसीलिए लैचेस को हम लेवल सेंसिटिव डिवाइसेस के सिग्नल लेवल के ऊपर काम करते हैं और सिग्नल के क्लॉक के लेवल के ऊपर काम कर रहे होते हैं, और फ्लिप फ्लॉप जो है ये क्लॉक के एज के ऊपर काम कर रहे होते हैं कि जब एक कोई पॉजिटिव एज आया या एक नेगेटिव एज आया तो ट्रांजिशन होगी, जबकि इसके बीच में ये ज़ीरो, जब तक ज़ीरो रहेगा ये एक 1 रहेगी तो ये एक ट्रांजिशन होती रहेगी, 0 रहेगा तो नेक्स्ट ट्रांजिशन होगी, 1 रहेगा फिर ट्रांजिशन है, 0 पे नेक्स्ट ट्रांजिशन है। ये 1 0 के ऊपर काम कर रहा है। ये इन जो हमारे पास ट्रांजिशन, जो सिग्नल की ट्रांजिशन है उनके ऊपर नहीं काम कर रहा, सिग्नल लेवल के ऊपर काम कर रहा है लैच। A latch is a temporary storage device that has two stable states, either 0 or 1. A latch normally has two inputs. Binary input combination at a latch input allows the latch to change its state. A latch has two outputs, Q and its complement Q bar. The latch is said to be in logic state high when Q is equal to 1 and Q bar is equal to 0, and it is in logic low state when Q is equal to 0 and Q complement is equal to 1. When a latch is set to a certain state, it retains its state unless the inputs are changed to set the latch to a new state. ठीक है, लैच आपके पास एक टेम्पररी स्टोरेज डिवाइस है, इसकी दो स्टेट्स होती हैं, या हाई स्टेट है या लो स्टेट है, ठीक है। नॉर्मली लैचेस की दो इनपुट्स होती हैं, ठीक है, बाइनरी इनपुट कॉम्बिनेशन जो इसकी स्टेट को चेंज कर रहा होता है। लैच की नॉर्मली दो आउटपुट्स होती हैं, एक Q और एक उसका कॉम्प्लीमेंट Q बार। द लैच इज सेड टू बी इन लॉजिक हाई स्टेट व्हेन Q इज इक्वल टू 1 एंड Q बार इज इक्वल टू 0। जब Q इज इक्वल टू 1, Q आउटपुट 1 होगी और Q कॉम्प्लीमेंट
ऑब्वियसली उसको 0 होना चाहिए। जब वो 0 होगा तो हम कहेंगे कि ये लैच जो है लॉजिक हाई स्टेट पे है। और इसके ऑपोजिट जब Q 0 होगा तो कॉम्प्लीमेंट में Q 1 हो जाएगा, Q कॉम्प्लीमेंट 1 होना चाहिए। जब Q 0 होगा तो हम इसको कहेंगे कि ये लॉजिक लो स्टेट में है। ठीक है, ये जो इसकी जो आउटपुट स्टेट है वो वही रहेगी जब तक कि हम इनपुट के ऊपर चेंजेस ना ले आए। तो सबसे पहला जो लैच हम देखेंगे वो है SR लैच, सेट रीसेट लैच। ये सेट रीसेट लैच हम दो तरीके से बना सकते हैं, एक NAND गेट से और एक NOR गेट से। तो NAND गेट और NOR गेट इन दोनों का हम देखते हैं कि कैसे चेंजेस कैसे हम इसको बनाते हैं। ठीक है, 2 NAND गेट्स यूज होंगे। सबसे पहले हम NAND गेट बेस्ड SR लैच को डिस्कस करते हैं। And SR latch is implemented by connecting 2 NAND gates together. The output of each NAND gate is connected to the input of the other NAND gate. The unconnected pins of 2 NAND gates are the set S and reset R input. The output of 2 NAND gates are the Q and its Q complement. हम दो NAND गेट्स को आपस में कनेक्ट करेंगे इस तरह से कि एक NAND गेट की आउटपुट दूसरे NAND गेट की इनपुट के ऊपर जा रही हो। ठीक है, और जो अनकनेक्टेड पिन्स रह जाएंगी उनमें से एक पिन को हम सेट S का नाम दे देंगे और दूसरी पिन को हम रीसेट R का नाम दे देंगे। द आउटपुट ऑफ 2 NAND गेट्स, आउटपुट जो NAND गेट्स की आउटपुट होंगी एक को हम Q कह देंगे और दूसरी को हम Q बार कह देंगे। अगर हम इसकी लॉजिक डायग्राम के ऊपर आए तो कुछ इस तरह की लॉजिक डायग्राम आपके पास बन रही है। ठीक है, ये सेट S है, ये दूसरी पिन रीसेट है, एक इनपुट इसके साथ कनेक्ट है, इसकी आउटपुट इसकी इनपुट के साथ कनेक्ट है। दोनों NAND गेट्स की आउटपुट एक दूसरे की इनपुट बन रही है। ठीक है, सेट है और ये रीसेट है। अब ट्रुथ टेबल देखते हैं। ठीक, Q इज इक्वल टू 0 1, इनिशियली हम कह देते हैं Q के ऊपर 0 है, Q के ऊपर ये 1 है। ठीक है, जैसे ही सेट को आपने 1 दिया, रीसेट को आप 0 दोगे। NAND गेट है, या अगर इनिशियली Q 0 है, ठीक है, तो Q कॉम्प्लीमेंट 1 होगा। सेट पे हमने 1 अप्लाई किया है, रीसेट पे हम 0 अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 1 1 क्या हो जाएगा, 1 1 का एंड 1 होता है और NAND इसका 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। और यहाँ पे आपके पास 0 है तो ये 0 और यहाँ पे 0 0 0 होगा, 0 0 और इसका NAND गेट लेंगे तो 0 0 का NAND आपके पास 1 आता है। तो Q के ऊपर 0 आ गया, Q बार के ऊपर 1 आ गया। ठीक है, अब दोनों के ऊपर हमने सेट को भी 1 कर दिया, रीसेट को भी 1 कर दिया। अगर मैं इसको क्लियर करके दोबारा से स्टेट्स को डिफाइन करूं तो मेरे ख्याल ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। ठीक है, अभी हमारे पास जो प्रीवियस स्टेट है वो 0 1 की ही है। ठीक, यहाँ पे Q 0 है, ठीक है, यहाँ पे Q बार 1 है। जो प्रीवियस स्टेट हमने यहाँ से पढ़ी, हमारे पास ये स्टेट है। सेट के ऊपर भी 1 है, रीसेट के ऊपर भी 1 है। अब अगेन यहाँ पे 1 1 का NAND आपको दोबारा 0 देगा। ठीक है, और यहाँ पे ऑलरेडी 0 था और 0 1 का आपको NAND अगेन 1 देगा, क्योंकि 0 1 का एंड 0 होता है। 0 1 और उस 1 को इन्वर्ट कर दो, 0 को इन्वर्ट कर दो तो आपके पास 1 आ जाएगा। तो अगेन Q के ऊपर आपके पास 0 और Q बार के ऊपर आपके पास 1 आ रहा है। ठीक है, यानी 1 1 के ऊपर ये प्रीवियस स्टेट ही रिटेन कर रहा है। अब हम 0 1 दे के देखते हैं। ठीक है, 0 1 इसकी कंडीशन है। सेट के ऊपर आपके पास 0 आ रहा है, ठीक है, रीसेट के ऊपर आपके पास 1 आ रहा है। सेट के ऊपर 0 है, रीसेट के ऊपर आपके पास 1 है। अब इस स्टेट में देखते हैं, यहाँ पे आपके पास 0 1 0 और 0 का इन्वर्ट करें तो आपके पास यहाँ पे 1 मिलेगा। अब यहाँ पे जब आपको 1 मिल रहा है तो इसका मतलब है रीसेट, ये जो सेकंड वाला NAND गेट है यहाँ पे भी 1 1 आ रहा है
1 1 का एंड 1 होता है और 1 को आप इन्वर्ट करोगे तो आपके पास आउटपुट पे 0 मिलेगा। ठीक है, तो अब जब हमने 0 1 दिया तो हमें Q के ऊपर 1 मिल रहा है और Q बार के ऊपर 0 मिल रहा है। ठीक है, अब थर्ड इनपुट पे अगेन दोबारा 1 1 करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम 1 करते हैं, यहाँ पे हम 1 करते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको 1 मिल रहा था, यहाँ पे आपके पास 1 1 आ जाएगा। 1 1 का नैंड आपको 0 मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे ऑलरेडी 0 था तो 0 1 का नैंड आपको गेन एंड लेंगे 0 1 का तो 0 और एंड को नॉट में करेंगे तो वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे गेन आपको 1 ही मिलेगा। यानी कि 1 1 जब भी आता है तो हमारे पास प्रीवियस स्टेट ही रिटेन होती है। ठीक है, और 0 0 फॉरबिडन है। उसकी वजह ये कि 0 0 जब आप दोगे Q और Q कॉम्प्लीमेंट दोनों पे सेम रिजल्ट आएगा, जो कि होना नहीं चाहिए क्योंकि Q और Q एक बार एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। तो इनमें हमेशा वैल्यूज एक दूसरे के ऑपोजिट आनी चाहिए। ठीक है, इसी जो प्रोसीजर की डिटेल देखें, जब हमारे पास S इज इक्वल टू 0 था, R इज इक्वल टू 0 था। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट इनवैलिड आउटपुट ऑफ Q इज इक्वल टू 1 और Q बार इज इक्वल टू 1 आ रही होती है। इसीलिए ये S इज इक्वल टू 0 और R इज इक्वल टू 0 इनवैलिड इनपुट्स हैं और ये अलाउड नहीं होती हैं। S इज इक्वल टू 0 और R इज इक्वल टू 1, सेट जब 0 था और रीसेट 1 था तो आपके पास Q 1 आया और Q बार आपके पास 0 आया है। ठीक है, सेट जब 0 है, रीसेट 1 है तो आपके पास Q 1 है और Q बार 0 है। और इसी तरह जब सेट 1 है और रीसेट 0 है तो आपके पास जो लैच है वो लॉजिक हाई स्टेट पे है, यानी कि Q आपके पास 1 आएगा और Q बार आपके पास 0 आएगा। ठीक है, ये है। ठीक है, 0 1 किस केस में, सॉरी 0 1 के केस में आपके पास Q 1 है और Q बार 0 है, मींस के लॉजिक हाई स्टेट पे है। और 1 और 0 के स्टेट पे आपके पास लॉजिक लो स्टेट पे है, मींस के Q 0 है और Q बार आपके पास 1 है। लॉजिक लो स्टेट ये है। S इज इक्वल टू 1 और R इज इक्वल टू 1 पे हमारे पास इररिस्पेक्टिवली के इनपुट्स क्या हैं, आपके पास आउटपुट्स क्या थी, प्रीवियस वैल्यू ही आपके पास रिटेन हो रही होती है। ठीक है, इनिशियली Q and Q bar our inputs are 1 0 respectively. The inputs of gate 2 Q and R at both logic 1, therefore the output Q bar is set to 0. The input of 1 respectively, therefore the output is set to 1. ठीक है, अब हम दोनों यहाँ पे दो केसेस हैं कि जब Q 1 है और Q बार 0 है तो आपके पास आउटपुट पे 1 और 0 ही आई थी, और दूसरा केस है जब Q आपके पास 0 है और Q बार आपके पास 1 है तो भी आपके पास 0 और 1 ही आया था। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी S और R दोनों इनपुट्स एट लॉजिक 1 के ऊपर होंगे तो प्रीवियस आउटपुट स्टेट ही मेंटेन होगी, स्टेट चेंज नहीं होगी, प्रीवियस स्टेट ही रहेगी जब आपके पास सेट और रीसेट दोनों इनपुट्स आपके पास 1 1 होंगी। If initially the Q and Q bar are at logic 1 and 0 respectively, setting R is S is equal to 1 and R is equal to 1 maintains the same state. वही बात दोबारा रिपीट हो रही है और इसी तरह 0 1 की केस में आपके पास वही स्टेट रहेगी। अब हम नॉर बेस्ड लैच देखते हैं कि नॉर गेट से हम SR लैच कैसे बना सकते हैं। सेम उसी तरह दो नॉर नैंड गेट की जगह हम दो नॉर गेट ले लेंगे, उनको आउटपुट एक दूसरे के साथ इनपुट पे कनेक्ट करेंगे। सिर्फ एक ही है कि जो सेट और रीसेट है वो स्विच हो गए हैं नॉर के केस में। ठीक है, सेट और रीसेट आपके पास स्विच हो जाते हैं। लॉजिक डायग्राम देखें तो कुछ इस तरह की लॉजिक डायग्राम है। ये एक नॉर है, ये दूसरा नॉर है, इसकी आउटपुट फर्स्ट पे जा रही है, इसकी फर्स्ट की आउटपुट सेकंड की इनपुट पे आ रही है, और जो रिमेनिंग पिन्स हैं वो सेट रीसेट और सेट है। पहले यहाँ पे सेट रीसेट थी, अब ये रीसेट सेट है। ठीक है, नॉर के केस में ये RS बन रहा है, नैंड के केस में ये SR था। अगर मैं वापस जाऊँ तो ये देख रहे हैं ये सेट रीसेट है और नॉर के केस में ये रीसेट और सेट आ रहा है। ठीक है, अब इस पे हम वैल्यूज दे के देखते हैं। ठीक है, इनिशियली 0
जीरो, अगर इनिशियली क्यू जीरो है, ठीक है, लॉजिक लो स्टेट पे ही होगा, तो क्यू बार आपके पास 1 होगा, ठीक है। इनिशियली यहाँ पे आपके पास 0 मिल रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, हम एस पे 1 देते हैं, ठीक है, सेट नीचे आ गया। रीसेट पे हम 0 देते हैं। अब सेट पे हमने 1 दिया, 1 का एंड 1 होता है, 1 का और 1 होगा, ठीक है, 1 का और 1 होगा, और आउटपुट पे आपके पास नॉट लग के ये 0 हो जाएगा, ठीक। क्यू बार आपके पास 0 हो गया। अब यहाँ 0 0 का नॉर और 0 ही होता है, और उस और को आप नॉर अगर नॉट करें, तो अगर मैं यहाँ पे आपकी आसानी के लिए ट्रुथ टेबल बना देता हूँ और का, ठीक है, और यहाँ पे उसको नॉर करके हम नॉर कर रहे हैं, ठीक। तो ये 0 0 0 1 1 0 और 1 1, सिर्फ यहाँ पे 0 है, बाकी सब पे 1 है, और नॉर सिर्फ यहाँ पे 1 है, बाकी सब पे 0 है, क्योंकि ये इसका नॉट ले रहा होता है, ठीक है। सिर्फ 0 0 पे 1 है, तो ये दोनों इनपुट जब 0 0 हैं, तो आउटपुट पे मेरे पास 1 आ रही है। मतलब ये कि जब सेट 1 होगा तो क्यू आपके पास 1 होगा, और जब क्यू बार आपके पास 0 होगा, ठीक है। इसी तरह अब मैं 0 0 अप्लाई कर देता हूँ। मेरे पास प्रीवियस स्टेट 1 0 है, इसको मैं अगर दोबारा अरेज करूं ताकि क्लियरली हमें समझ आ सके। अब Q की प्रीवियस स्टेट यहाँ पे 1 है और यहाँ 0 है। सेट के ऊपर मैं यहाँ पे दोनों के ऊपर 0 0 अप्लाई करता हूँ। 0 1 आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे भी 0 1 आ रहा है। 0 1 के ऊपर नॉर की आउटपुट 0 होगी, सॉरी यहाँ पे 0, ये 0 उधर आ रहा है। 0 1 के ऊपर नॉर की आउटपुट क्या होगी? 0 0 होगी, और 0 0 के ऊपर नॉर की आउटपुट क्या होगी? 1 होगी। मीन्स प्रीवियस स्टेट ही रिटेन हो रही है। इसी तरह जब मैं इसके ऊपर, अब मेरे पास वही स्टेट्स आ रही हैं, मैं यहाँ सेट के ऊपर जब 0 1 दूंगा, अब सेट को मैं 1 की जगह सेट को मैं 0 कर रहा हूँ, और रीसेट को मैं 1 कर रहा हूँ, ठीक है, रीसेट को मैं 1 कर रहा हूँ, ये वाली हम डिस्कस कर रहे हैं। अब अगर देखें 1 0 के ऊपर आपके पास क्या मिलेगा? 1 0 के ऊपर आपके पास Q 0 मिलेगा, ठीक है, जब रीसेट 1 है। 1 0 के ऊपर आपके पास, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपके पास 1 0, यहाँ नहीं, एक सेट मेरे पास 0 है, ठीक, सेट मेरे पास 0 आ रही है ये, और Q बार और Q मेरे पास 1 आ रहा है, तो 0 और 1, बल्कि यहाँ से जब स्टेट चेंज हुई है तो ये 0 हो रहा है, तो ये मेरे पास 0 0 आएगा, और 0 0 के ऊपर यहाँ पे मेरे पास 0 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि अब Q की स्टेट चेंज हुई है, 0 हुआ है, यहाँ पे 1 की जगह 0 हो गया, ठीक है। ये क्लॉक ट्रिगर्ड तो नहीं है, ये तो लेवल ट्रिगर्ड है। जैसे ही आप इनपुट को चेंज करोगे आपके पास आउटपुट चेंज हो जाएंगी, ठीक। यहाँ पे जब मैंने चेंज किया, यहाँ पे मुझे Q बार Q मुझे 0 मिल रहा है, ठीक है। अब सेट के ऊपर दोनों 0 0 आ रहे हैं, जब दोनों 0 0 होंगे तो Q बार आपके पास 1 होगा। मीन्स कि जब सेट 0 होगा और रीसेट 1 होगा तो आपका जो लैच है वो लॉजिक लो में होगा। लॉजिक लो का मतलब ये है कि Q के ऊपर 0 है, Q बार के ऊपर 1 है, ठीक है। और इसी तरह 0 0 के ऊपर फिर प्रीवियस स्टेट रिटेन हो रही है, 1 1 अलाउड नहीं होता, ठीक है। नॉर के केस में 1 1 अलाउड नहीं होता, नैंड के केस में 0 0 अलाउड नहीं होता। ये इनवैलिड इनपुट कॉम्बिनेशन होते हैं, फॉरबिडन होते हैं, क्योंकि इसके ऊपर Q और Q कॉम्प्लीमेंट दोनों का सेम रिजल्ट आ रहा होता है कि जो एक्सेप्टेबल नहीं है। कॉम्प्लीमेंट के ऊपर हमेशा टॉगल स्टेट होनी चाहिए। अगर Q 1 है तो कॉम्प्लीमेंट उसका 0 होगा, अगर Q 0 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट 1 होगा, ठीक है। ये उसी की डिटेल है कि सेट के ऊपर जब 0 है, R इज इक्वल टू 0 है, तो आपके पास प्रीवियस स्टेट ही में, सॉरी,
हाँ जी, सेट इज इक्वल टू 0 है, आर इज इक्वल टू 0 है तो आपके पास प्रीवियस स्टेट रिटेन हो रही है, ठीक। और अगर सेट इज इक्वल टू 0 है, आर इज इक्वल टू 1 है तो आपके पास क्यू के ऊपर 0 है और क्यू बार के ऊपर 1 है। सेट जब 1 है तो आपके पास क्यू भी 1 है और क्यू बार आपके पास 0 होगा। जब दोनों 1 1 है तो वो इनवैलिड आपको रिजल्ट देंगी और वो अलाउड नहीं होती। ये एसआर की लैच की टाइमिंग डायग्राम है, आप देख सकते हैं। ये जिस पे बार है ये नैंड बेस्ड है, ठीक है। नैंड बेस्ड के ऊपर जब 1 1 अप्लाई किया तो आपके पास प्रीवियस स्टेट ही रह रही है, ठीक है। सॉरी, नॉर के केस में जब हम 1 1 अप्लाई करते हैं तो नैंड के केस में 1 1 अप्लाई करते हैं तो आपके पास प्रीवियस स्टेट ही रिटेन कर रही होती है, ठीक कह रहा था मैं, ठीक है, ठीक है। दोनों 1 1 है। सेट 0 हुआ है, रीसेट 1 हुआ है, क्यू आपके पास 1 हो गया तो क्यू बार आपके पास 0 हो जाना चाहिए, ठीक है। सेट आपके पास 0 है और रीसेट 1 है तो क्यू आपके पास 1 0 आ रहा है, जो कि हमने ट्रुथ टेबल में देखा है। अब सेट 1 है, रीसेट 0 है तो क्यू सेट 1 है तो आपके पास क्यू 0 हो जाना चाहिए, ठीक है। इसी तरह आगे जा रहे हैं। इसमें ये देख रहे हैं ये कोई ये पीरियोडिक इंटरवल्स नहीं है, ये लेवल ट्रिगर्ड नहीं है, सॉरी ये लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं, ये एज ट्रिगर्ड नहीं है। इसी तरह ये नॉर की टाइमिंग डायग्राम आ रही है कि नॉर लैच की टाइमिंग डायग्राम कैसे काम कर रहा होता है कि जब आर क्या हो, जब दोनों 0 0 होंगे तो प्रीवियस स्टेट रिटेन होगी, ठीक है। और जब 1 1 जो है वो दोनों का अलाउड ही नहीं है तो कहीं पे भी दोनों 1 1 नहीं हो रहे हैं, ठीक है, हमेशा ये 1 0 के ऊपर ही रह रहे हैं। तो 0 0 के ऊपर प्रीवियस स्टेट है, जब सेट 1 है तो क्यू भी 1 है, ठीक है। सेट 0 है तो क्यू भी 0 है। इसी केस में अगर आप ये देख रहे हैं, जब सेट 0 है तो क्यू 1 है, सेट 0 है क्यू 1 है, सेट 1 है तो क्यू 0 हो जाएगा। मगर इसमें रीसेट दोनों 1 1 हो रहे हैं, ठीक है। दोनों 1 1 होंगे नैंड के केस में तो आपके पास प्रीवियस रिटेन स्टेट ही रिटेन होती है। नैंड के केस में आपके पास 1 1 अलाउड नहीं है और नॉर के केस में आपके पास दोनों इनपुट पे 0 0 अलाउड नहीं है। तो इंशाल्लाह इसी ऐसा लैच की हम लैब के अंदर इम्प्लीमेंटेशन करके देखेंगे कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। अगर इस लेक्चर से आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो इंशाल्लाह हम उसे क्वेश्चन एंड आंसर के सेशन में क्लियर कर लेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।